हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। आज से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया। 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई और पहले ही दिन बैठक शुरू होने से पहले सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से हाथ मिलाकर उनका अभिनंदन किया, अभिवादन किया। वहीं विपक्ष के अन्य सदस्यों ने भी उनके पास जाकर मुलाकात की। सीएम सुक्खू ने सबसे पहले सदन में शोकोदगार प्रस्ताव पेश किया और दिवंगत पूर्व विधायक टेकचंद डोगरा, नारायण स्वामी और दौल सिंह चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा नवनिर्वाचित विधायकों का भी स्वागत किया गया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी शोकोदगार वक्तव्य दिया। शोकोदगार खत्म होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। शोकोदगार के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रश्नकाल की घोषणा की। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा का सारा कामकाज रोककर नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाया। उनका इस प्रस्ताव के तहत मानना था कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, इसलिए विधानसभा में सबसे पहले कानून व्यवस्था पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। उन्होंने इसके लिए नियम 67 के तहत विषय लाकर स्थगन प्रस्ताव दिया। इस पर विपक्ष और सत्तारूढ़ दोनों के बीच खूब नोकझोंक भी हुई। नोकझोंक के बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। जयराम ठाकुर ने कहा, पिछले कल ही ट्रक यूनियन बद्दी में दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया, ये तस्करी से जुड़ा मामला हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसमें लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। 14-15 लोग डंडे लेकर वहां पहुंच जाते हैं, इनमें से एक की मौके पर मौत हो जाती है, जबकि दूसरा व्यक्ति पीजीआई में गंभीर रूप में वहां पर उपचाराधीन है, गंभीर घायल है और कई तरह की चोटें आई हैं। एक अन्य पंचकुला में सोशल मीडिया पर वीडियो देखने को इसके मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की बेइज्जती हो रही है, बदनामी हो रही है और यह भी प्रतीत हो रहा है, उनका कहना था कि हिमाचल प्रदेश सब कानून व्यवस्था के लिहाज से सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा यह चिंता का विषय बन गया है। पालमपुर में एक युवती दरार से युवती पर जानलेवा हमला कर दिया जाता। बिलासपुर के कोर्ट परिसर में गोलियां दाग दी जाती हैं, जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक का बेटा शामिल था। बद्दी बरोटीवाला में चिट्टा और खनन माफिया सक्रिय हैं। यह भी गंभीर विषय है कि वर्तमान सरकार इसे लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि जब से मौजूदा कांग्रेसी सरकार बनी है तब से प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ गई है। उन्होंने मांग रखी कि सदन की कार्रवाई को स्थगित कर कानून व्यवस्था पर चर्चा की जाए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा के विधायकों ने पहले ही नियम 130 के तहत नोटिस दिया है। जयराम ने प्रदेश में आपदा पर नोटिस दिया, आपदा पर वे चर्चा चाहते हैं और ये सदन 10 दिन चलना है, लंबा सदन है, 10 मीटिंगें होनी है। इस दौरान आप कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर आप चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बद्दी बरोटी वाले मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने नियमों का हवाला देकर बात की है। नियमों के अनुसार उन परिस्थितियों में ही सारा काम छोड़कर चर्चा की जाती है जब आपात स्थिति पैदा हो जाए। उन्होंने कहा कि इस मेज में इतनी बड़ी घटना हो गई, 36 लोग एक साथ बह गए। विपक्ष ने उस पर चर्चा की मांग ना करके नशे के व्यापारियों से जुड़े गैंग वार पर सदन में चर्चा मांगी है। उन्होंने कहा एक मामले में 6 घंटे के भीतर, उन्होंने कहा था कि इस मामले में 6 घंटे के भीतर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। और वहां पर अगर उन्होंने बिलासपुर के मामले का भी जिक्र किया कि वहां पर किसी के विधायक का बेटा भी, अगर पूर्व विधायक का बेटा शामिल था, उसमें भी कोई कसर नहीं सरकार ने छोड़ी। अपराध में संलिप्त लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में जो भी संलिप्त हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। उन्होंने चर्चा के नियमों के अनुसार होगी। पंजाब के एक आदमी की हत्या हुई, 2 नशे का व्यापार करने वाले लोगों का झगड़ा हुआ, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। अगर विपक्ष नशे के व्यापारियों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाएंगे तो सदन की अवमानना होगी। चर्चा अन्य विषय पर होनी चाहिए। सीएम सुक्खू का कहना था कि हिमाचल प्रदेश जिस प्रकार का यहाँ पर मुद्दे हैं, प्रदेश के मुद्दे हैं, आम जनता के मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों को लाना चाहिए। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में कहा
कहा कि यह सदन का पहला दिन है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि नशे का व्यापार करने वाली दो गैंग आपस में लड़ रही हैं और विपक्ष चाहता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। उनका कहना था कि उन्हें कानून व्यवस्था पर प्रस्ताव नहीं चाहिए था। उनका कहना था कि कंगना रनौत जो कहा कि वह कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा मसला है। उनका कहना था कि भाजपा विधायक दल को क्या हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इसमें तालमेल नहीं है। विधायक 130 में मामला उठा रहे हैं। वहीं मानसून सत्र के पहले दिन सांसद कंगना रनौत द्वारा किसानों को दिए गए बयान को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कंगना रनौत ने किसान बागवानों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया कि कंगना इस तरह के बयान के लिए अधिकृत नहीं है। सांसद द्वारा देश के किसानों को हत्यारा बलात्कारी बोलना दुखद है। हर्षवर्धन चौहान ने सदन में निंदा प्रस्ताव करने का आग्रह किया। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा जो सदस्य इस सदन में नहीं है उस पर चर्चा करने के लिए सदन की परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ये पार्टी का मत नहीं है, ये कंगना रनौत का अपना निजी मत हो सकता है। जब पार्टी ने इसका खंडन कर दिया है, ऐसे में सदन में इस प्रस्ताव को लाने की क्या जरूरत है। हालांकि इस पूरे मसले पर पूरी तरह से भाजपा कांग्रेस में जबरदस्त तीखी नोक-झोंक भी हुई, टकराव भी हुआ, दोनों पक्षों में गहमा गहमी भी हुई। कई बार बीच में स्पीकर को इंटरप्ट भी करना पड़ा, लेकिन कंगना रनौत आज पूरी तरह से सदन में उनका मामला छाया रहा, उनका मामला गूंजता रहा। और इस पूरे विषय को लेकर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल दस्तक की प्रति को भी दिखाते हुए कहा कि किस प्रकार का बयान कंगना रनौत ने दिया है और उसकी किस प्रकार की कार्रवाई उस पर केंद्रीय नेतृत्व ने की है। उन्होंने पूरा जिक्र करते हुए हिमाचल दस्तक में प्रकाशित समाचार को पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि किस प्रकार से एक सांसद एक माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है। बहरहाल प्रदेश में लड़कियों के विवाह की उम्र 21 साल करने का विधेयक भी आज पारित कर दिया गया। विधानसभा के मानसून सत्र में आज सोशल जस्टिस मिनिस्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तुत किया। इसे बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अब इस बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। देश समेत प्रदेश में अब सभी लड़कियों की आयु शादी की जो उम्र 18 साल है उसे 21 साल कर दिया जाएगा और इसे मंजूरी मिलने के उपरांत तुरंत नोटिफाई भी कर दिया जाएगा। इसमें संशोधित ड्राफ्ट को राज्य मंत्रिमंडल ने 7 महीने पहले मंजूरी दी थी। आज सदन में संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया और धनीराम शांडिल ने बताया कि शादी की उम्र बढ़ने से लड़कियों को जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अभी भी कुछ लोग लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर देते हैं, इससे बच्चियां पढ़ाई से वंचित हो जाती हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाती। लिहाजा सरकार चाहती है कि उम्र बढ़ाकर उन्हें कुपोषण से बचाया जाए, क्योंकि जल्द शादी के कारण मां बनने से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ते हैं। कई महिलाएं अपने कैरियर को भी आगे नहीं बढ़ा पाती। विधानसभा के प्रश्नकाल की बात करें तो पोमटा के विधायक सुखराम चौधरी ने मुख्यमंत्री से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन संबंधी सवाल पूछा। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कुल रिटायर्ड कर्मचारियों के अधिकारियों की संख्या 28,206 है। इनकी पेंशन व अन्य मदों में कुल 972 करोड़ रुपए दे हैं, जिसका भुगतान धनराशि की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। यानी सरकार ने स्पष्ट किया कि बिजली बोर्ड में जो देनदारियां यहां पर बनती हैं उन्हें फेज्ड मैनर में दिया जाएगा। फिलहाल प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। भोरंज के विधायक सुरेश कुमार और मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने सदन को लेकर सवाल उठाया। इस पर कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि प्रदेश में गौवंश कल्याण और बेसहारा गौवंश को आश्रय दिलाने के लिए सरकार ने गौ सेवा आयोग का गठन किया है। हिमाचल प्रदेश में इस आयोग के माध्यम से सरकार नए गौ सदनों के निर्माण का प्राक्कलन राशि 50% या मौलिक 10 लाख रुपए से भी कम का अनुदान देती है। वही गौ सदन के विस्तार के लिए सरकार 5 लाख तक का अनुदान दे रही है। उन्होंने कहा कि ये अनुदान पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर प्रदान किया जा रहा। वर्तमान में 245 गौ सदन है, इनमें से 159 गौ सदन आयोग में पंजीकृत हैं। गोपाल योजना के तहत गौ सदनों में पल रहे बेसहारा गोवंश के पालन पोषण हेतु प्रदान की जा रही सहायता राशि को 700 रुपये से बढ़ाकर प्रतिमाह गोवंश के लिए 1200 रुपये कर दिया गया है।
करने का मामला प्रक्रियाधीन है, ये कहा गया। हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने आयुष विभाग में रिक्त पदों और आयुष संस्थानों में बंद किए जाने का मुद्दा उठाया। इस पर आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा कि वर्तमान में आयुष विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,813 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 999 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में 1 जनवरी के बाद कोई भी नया आयुर्वेदिक संस्थान नहीं खोला गया, बंद करने का यहां पर सवाल ही पैदा नहीं होता। कांगड़ा के विधायक पवन कुमार काजल ने पठानकोट मंडी 4 लेन का मसला सदन में उठाया। इस पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, पठानकोट मंडी 4 लेन NH 154 का कार्य NHAI द्वारा किया जा रहा है। इस राजमार्ग का रजोल से कछारी तक का भाग पैकेज नंबर 11B के अंतर्गत आता है। NHAI मुख्यालय द्वारा इस सड़क के सर्वे नए सिरे से शुरू करने हेतु DPR कंसल्टेंट नियुक्त कर दिया है, जिसके 26 जून 2024 को इस सड़क के सर्वे प्रारंभ कर दिया है। वर्तमान में ये कार्य प्रगति पर है। वर्षर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने श्रम कल्याण बोर्ड के माध्यम से गरीब परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं को बंद करने का सवाल सदन में उठाया। इसके जवाब देते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि श्रम कल्याण बोर्ड के माध्यम से गरीब परिवारों को मिलने वाली सुविधाएं बोर्ड द्वारा बंद कर दी गई हैं। यद्यपि वर्तमान में बोर्ड द्वारा लाभार्थियों के लिए 13 विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सुविधाएं दी जा रही हैं। ऊना के विधायक सतपाल सत्ती ने स्कूलों की वर्दी को लेकर सदन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश की सरकारी पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण कर रही 1ली से 8वीं कक्षाओं की सभी 2,39,367 छात्राओं को उक्त कक्षाओं के सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व BPL श्रेणी के 1,21,247 छात्रों को स्कूल वर्दी के लिए 600 रुपये प्रति वर्ष प्रति छात्र छात्रा DBT के माध्यम से दिए जा रहे हैं। सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार 1ली से 8वीं कक्षाओं के लिए सामान्य श्रेणी के 1,18,011 छात्रों को तथा 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए सभी 1,38,940 छात्रों और 1,40,209 छात्राओं को निःशुल्क वर्दी नहीं दी जा रही है जनरल कैटेगरी के लिए। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अधिकारियों व कर्मचारियों से के खिलाफ शिकायत से संबंधित सवाल पूछा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, बोर्ड में अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित 2 शिकायतें पेंडिंग हैं, लंबित हैं। सहायक पर्यावरण अभियंता प्रवीण कुमार और कनिष्ठ अभियंता गुरबीत सिंह अटलवा की शिकायतों से संबंधित शिकायतों में सरकार ने नए सिरे से दोबारा जांच के आदेश पारित किए हैं। बोर्ड के एक अन्य दूसरे मामले में कनिष्ठ अभियंता राजेश के खिलाफ जांच के आधार पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालय परमाणु को भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लंच के बाद सदन में प्रदेश में आई आपदा पर नियम 130 के तहत चर्चा लाई गई। सदन में इस चर्चा को लाकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्राकृतिक आपदा पर सरकार गंभीर बिल्कुल नहीं है। सरकार को यहाँ ठोस कदम उठाने चाहिए और ये ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में विकराल समस्या पैदा हो जाएगी और राज्य में जान माल का और ज़्यादा नुकसान होगा। उन्होंने कहा, पिछले साल ध्वस्त हुए मकानों को 7 लाख रुपए देने की घोषणा सरकार ने की थी, लेकिन कई जगह पूरे मकान बह गए, लेकिन पीड़ितों को, प्रभावितों को 1-1 लाख रुपए दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि 3 विस्वे जमीन देने की घर के निर्माण के लिए सरकार ने घोषणा थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये 3 विस्वा जमीन नहीं मिली। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 18,000 मकान यहाँ पर स्वीकृत किए थे, लेकिन इसे भी आपदा का हिस्सा बना दिया गया। 18,000 रुपए की राशि जारी की थी, लेकिन इसे भी आपदा का हिस्सा बना दिया। मुख्यमंत्री ने इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि केंद्र ने NDRF के तहत 433 करोड़ की अग्रिम राशि हिमाचल प्रदेश को जारी की थी और ये राशि हिमाचल प्रदेश का शेयर है, मिलनी थी, लेकिन केंद्र ने कोई हिमाचल प्रदेश की विशेष सहायता नहीं की। पिछले साल भी हिमाचल प्रदेश में 9,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। इसके लिए स्पेशल पैकेज के तौर पर केंद्र की मोदी सरकार ने एक धेला तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस पैकेज की मांग के लिए, क्योंकि इस
बार भी हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना था कि हिमाचल प्रदेश के लिए पैकेज की मांग के लिए वे फिर दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे और उनसे ये आग्रह करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की इस संकट की घड़ी में मदद की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के जिन लोगों को 7 लाख रुपए की राशि, जिनके पिछली आपदा में मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे, उन्हें अगर ये राशि नहीं मिली है तो तुरंत प्रभाव से अपने अपने एसडीएम कार्यालय में जाएं, एसडीएम साहिब से मिलें और उन्हें तुरंत प्रभाव से ये 7 लाख रुपए की राशि जारी कर दी जाएगी। इस चर्चा में आज अन्य नेताओं में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अलावा विधायक सुरेंद्र शौरी, मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा, विपिन सिंह परमार, किशोरी लाल, पूर्णचंद ठाकुर ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा ये चर्चा भी जारी है। हालांकि 6 बजे विधानसभा की कार्रवाई कल के लिए स्थगित कर दी है, लेकिन इक्का दुक्का और विधायकों ने चर्चा में हिस्सा लिया है। निर्वाचित होने के बाद पहली बार सदन पहुंचने वाली मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर आज सदन का हिस्सा नहीं बन पाई, पहले दिन सदन में मौजूद नहीं रह पाई। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी आज मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के जीजा का सुबह उनका देरा में अचानक देहांत हो गया और इसके चलते उन्हें सुबह 7:30 बजे शिमला से देरा के लिए रवाना होना पड़ा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अपने साडू की अंतिम यात्रा में हिस्सा लेना चाहते थे और इसका प्रयास भी हुआ। 2 बजे वहां से टेक ऑफ करने का चॉपर को प्रयास किया गया, लेकिन खराब मौसम के चलते चॉपर उड़ान नहीं भर पाया। शाम तक भी मौसम खराब रहा। चूंकि आज सदन में मुख्यमंत्री की उपस्थिति काफी महत्वपूर्ण थी, इसके चलते मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से नहीं जा सके, क्योंकि उन्हें जो चर्चा लाई गई आपदा में उसमें भी हिस्सा लेना, मुख्यमंत्री ने कई इंपॉर्टेंट विधेयक भी वहां पर प्रस्तुत करने या दूसरी चर्चाओं में भी हिस्सा लेना है। इसके चलते मुख्यमंत्री देरा के लिए रवाना नहीं हो पाए। उधर आज सदन में चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना और वित्त विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी देवेश कुमार भी उपस्थित नहीं रह पाए। दरअसल इन दोनों उच्च अधिकारियों को आज सुप्रीम कोर्ट ने डीए और एरियर के मसले पर तलब किया था। दोनों ही अधिकारी आज सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश पारित किए थे कि सभी जुडिशियल ऑफिसर्स के डीए और एरियर की पेंडेंसी को क्लियर कर दिया जाए और राज्य इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करें। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कंप्लायंस रिपोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी, लेकिन जब पिछली पेशी थी तो हिमाचल सरकार का ना कोई अधिकारी ना कोई अधिवक्ता वहां पर उपस्थित हुआ। इससे नाराज सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस दोनों को आज तलब किया। दोनों अधिकारी आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हुए और दोनों ही अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी जुडिशियल ऑफिसर्स को उनका डीए और उनकी पेंडेंसी जो उनकी देनदारियां थी, एरियर्स में देनदारियां थी, वो सभी चुकता कर दी हैं, सभी दे दी हैं। इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट दे दी थी। आज इन दोनों अधिकारियों ने अपनी प्रेजेंस वहां पर देकर यह स्पष्ट कर दिया कि हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल ऑफिसर्स की अब कोई देनदारी नहीं है। हालांकि राज्य के कर्मचारी, पेंशनर और इनमें कोर्ट के भी कर्मचारी ऐसे हैं जो कि अभी भी अपने डीए की आस में बैठे हैं। इसके अलावा उनको उम्मीद है कि सरकार उनकी जो संशोधित वेतनमान का उनका एरियर बनता है उसे जारी कर देगी, या पिछले डीए का जो एरियर बनता है वो भी जारी कर देगी। जो डीए की परसेंटेज अब 3 किस्तों का 12% डीए उनकी पेंडेंसी हो गई है, सरकार उनको भी जारी कर देगी, क्योंकि इन हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को अब इस बात का मलाल है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अब एक और किस्त 3 से 4% की जारी हो जाएगी और हिमाचल काफी पीछे चला जाएगा। विधानसभा के बाहर महिला कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में अपनी ही कांग्रेस सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि भाजपा बूथ अध्यक्ष की बेटी ने भाजपा विधायक हंसराज के खिलाफ शिकायत की और एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा भाजपा विधायक हंसराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हो गई, यानी कि अपनी ही सरकार की व्यवस्था के खिलाफ वहां पर झड़प हुई। अलका लांबा ने कहा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद भी विधायक हंसराज से पूछताछ क्यों नहीं की, क्यों भाजपा विधायक का फोन जब्त नहीं किया गया,
जिससे उसने लड़की को अश्लील मैसेज और फोटो भेजने को कहा। लांबा ने कहा कि महिला कांग्रेस मांग करती है कि भाजपा विधायक के फोन जब्त कर फोरेंसिक जांच उसकी करवाई जाए। अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उधर पीड़ित युवती ने फेसबुक पर लाइव आकर भाजपा कांग्रेस सहित सभी को निशाने पर लिया। पीड़िता ने रुआंसे स्वर में कहा कि मुझे अब इस पूरे प्रकरण में नुमाइश बनाया जा रहा, मेरी एग्जीबिशन लगाई जा रही है। उनका कहना है कि मेरा नाम इस्तेमाल करके कोई राजनीति ना करे। उन्होंने फेसबुक लाइव में यह भी कहा कि मैंने एक शिकायत दर्ज जरूर की थी, मैं आज भी नहीं मुकरती, मेरी वो कंप्लेंट थी, लेकिन इसके लिए ना मुझे किसी ने दबाव बनाया, ना मुझे किसी ने एफआईआर वापस लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मुझे दुख इस बात का है कि कोई मेरी मनोस्थिति को समझने की कोशिश करे, मेरी पीड़ा को समझने की कोशिश करे। लोग ये भी देखें कि मैं एक युवती हूँ, एक 20 साल की मैं एक अभी लड़की हूं, मेरे मनोस्थिति क्या होगी, मेरे मन पर क्या बीत रही होगी। उन्होंने कहा कि अब हर कोई मेरा नाम इस्तेमाल करके राजनीति चमकाने का प्रयास ना करे। पीड़िता ने यह भी कहा आप लोगों के घर में भी बहू बेटियां होंगी, मेरी मनोस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुराग क्षेत्र के कुछ कांग्रेसी लोग, उन्होंने कहा कि मैं सभी कांग्रेसी लोगों की बात नहीं करती हूं, लेकिन मेरे ही क्षेत्र के कुछ एक कांग्रेसी लोग मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी एफआईआर की कॉपी सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हुई, किसने वायरल की, इसकी जांच की जाए। उन्होंने इस प्रकरण पर सभी धरने प्रदर्शन को बंद करने का आग्रह कर कहा कि आपको विधायक के खिलाफ जो करना कीजिए, आपको जो राजनीति करनी है कीजिए, लेकिन भगवान के वास्ते, खुदा के वास्ते मुझे बदनाम मत कीजिए। उन्होंने ये कहा कि मैं 2 दिन का वक्त देती हूँ, ये धरने प्रदर्शन बंद नहीं हुए, मेरे नाम का इस्तेमाल करना बंद नहीं हुआ तो मैं एक बड़ा धमाका करूंगी। हालांकि ये धमाका क्या होगा इसका उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि अगर लोग मेरे नाम का इस्तेमाल करेंगे, अगर मेरे बार बार मेरे पिछली एफआईआर की कॉपी को वायरल करेंगे और मेरे खिलाफ गलत प्रतिक्रिया करेंगे, कमेंट करेंगे। उनका कहना है कि मैं एक लड़की हूं, एक युवती हूं, मैं एक पीड़िता हूं, ये मेरा भी अधिकार बनता था कि मैं सामने आकर अपनी बात रखूं। इसके चलते आज मैं कई दिनों की चुप्पी को तोड़ते हुए लाइव आई हूं और लाइव आने के माध्यम से मैं कह रही हूं कि इस पूरे प्रकरण में मेरी मनोस्थिति को समझने का कोई प्रयास नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ प्रदर्शनी का हिस्सा बनाकर मेरे कंधों पर सियासत की जा रही है, राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा मेरा ना भाजपा से कोई लेना देना, ना मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना है। मुझे यह कहा जा रहा है कि मैं जेपी नड्डा से जाकर मिली। उनका कहना है कि विधायक के खिलाफ आपको जो करना वो कीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे बख्श दीजिए। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने काउंसलिंग के आधार पर जेबीटी शिक्षकों के पदों के लिए चयनित 1122 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। जेबीटी पदों के लिए कैंडिडेट्स का चयन संबंधित जिला में मेरिट के आधार पर किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश संबंधित जिला प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशकों की ओर से अलग अलग जारी की गई है। इस दौरान 1161 पदों में से 1122 चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम भी घोषित कर दिया। बिलासपुर में 70, चंबा में 83, हमीरपुर में 86, कांगड़ा में 164, किन्नौर में 2, कुल्लू में 69, लाहौल स्पीति में 6, मंडी में 243, शिमला में 161, सिरमौर में 76, सोलन में 103 और ऊना में 59 कैंडिडेट यहां पर उन्हें जेबीटी के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। जिला उपनिदेशकों की ओर से इनके नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। 2 शर्तों के आधार पर इनको अपॉइंटमेंट दी गई है। पहली शर्त 7 दिन के भीतर ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी होगी और ज्वाइनिंग के लिए अतिरिक्त समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसी कंडीशन पर इनको ज्वाइनिंग दी गई है। दूसरा, 16 से 30 सितंबर के बीच इंडक्शन ट्रेनिंग की जाएगी। ये 2 कंडीशन फुलफिल करने वालों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, उनका वेतन भी बन जाएगा और भविष्य के लिए टीचर भी बन जाएगी। हालांकि इनको लंबा इंतजार और लंबा संघर्ष करना पड़ा है। शिक्षा विभाग में उपनिदेशकों के पदों को भरने के लिए निर्धारित किए गए कोटे को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक ठहराते हुए हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। सरकार ने शिक्षा विभाग में उपनिदेशकों के पदों को भरने के लिए 60% कोटा हेडमास्टर से पदोन्नत होने वाले प्रधानाचार्यों के लिए, जबकि 40% कोटा लेक्चरर से पदोन्नत होने वाले प्रधानाचार्यों के लिए रखा था। लेक्चरर से प्रिंसिपल बने अध्यापकों ने अपने कोटे की कटौती को भेदपूर्ण बताते हुए इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद की खंडपीठ ने प्रार्थियों की याचिका को स्वीकार करते हुए शिक्षा विभाग को आदेश पारित किए कि वे सभी प्रधानाचार्यों
की एक सामान्य वरिष्ठता सूची तैयार करे। कोर्ट ने आदेश दिए कि प्रधानाचार्य की वरिष्ठता उनके कैडर के में शामिल होने की तिथि से निर्धारित की जाए और इसी वरिष्ठता सूची से उप निदेशकों के पदों को भरने के लिए उनके उम्मीदवारों का निर्धारण पर विचार करें। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश में के 3 आरोपियों को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। इन आरोपियों में गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा, पिता राकेश शर्मा, हमीरपुर के तत्कालीन निर्दलीय विधायक जो कि भाजपा के यहाँ पर विधायक बन चुके हैं आशीष शर्मा, और हरियाणा के मुख्यमंत्री के तत्कालीन पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी शामिल हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने तीनों आरोपियों को अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के पश्चात उन्हें पहले से प्राप्त अग्रिम जमानत को स्थायी करने के आदेश पारित कर दिए। याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के बागी एवं गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा, हमीरपुर से तत्कालीन निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के तत्कालीन पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 171A और 171C, 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 8 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है। शिमला में डाक विभाग में फर्जी दस्तावेज के आधार पर डाक सेवक की नौकरी पाने का मामला सामने आया है। आरोपी के खिलाफ सुरेंद्र कुमार ने बालूगंज थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। सुरेंद्र कुमार डाक विभाग के पश्चिमी उपमंडल शिमला में निरीक्षक पद पर तैनात है। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में कहा 27 जनवरी 2023 को डाक विभाग ने डाक सेवकों के पदों पर भर्तियां करवाई थी और इस भर्ती प्रक्रिया में एक युवक मोहित ने जाली दस्तावेज बनाकर नौकरी हासिल की। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब दस्तावेजों की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हुई तो उस दौरान आरोपी ने फर्जी दस्तावेज दिखाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में कल परसों भारी से भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 10 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के सभी 10 जिलों में जबरदस्त बारिश होगी, ये पूर्वानुमान है। शिमला, सोलन, मंडी व सिरमौर में ज्यादा से ज्यादा बारिश का अनुमान है। बीती सोमवार की रात को भी शिमला व सोलन में जमकर बादल बरसे और एक समय रात के समय ऐसा लग रहा था कि शिमला और सोलन में भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से रात के समय मूसलाधार बारिश हुई उस कारण हिमाचल प्रदेश के इन 2 जिला के कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई, जिससे जनता को भारी से भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।